कोई बात। क्लियर हो गया रिवीजन कैसे करना है, और जो जो बच्चे छुट्टी मारते हैं ऐसे समय पे ऐसी चीज़ें अच्छी अच्छी नहीं पता लगती उन्हें, ठीक है। उसे छुट्टी क्यों मार रहे हैं आजकल बच्चे, एग्जाम चल रहे हैं क्या? हैं? हीट, अरे यार मतलब सुबह सुबह कौन सी हीट पे बात। हाँ, अब वो तो मेरे को पता लगा, तो एग्जाम ही कैंसिल होगा उस चक्कर में। नहीं, एग्जाम में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जितना मुझे लगता है, क्योंकि एग्जाम की साइकिल डिस्टर्ब करने के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कुछ। नहीं, उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट थे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऐसे मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। मतलब माई डीपेस्ट कंडोलेंस टू देयर फैमिली। क्या बात कर रहे हो, किस चीज़ में कर रहे थे? हैं? थाई बॉक्सिंग में, ओहो, तो क्यों मना कर दिया उन्होंने? न्यू थाई आपको आता है? कहाँ से, मतलब कौन से गेम्स में? वर्ल्ड कप, नाइस यार, मुझे नहीं पता था हम इंडिया रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बीच में बैठे। मतलब ऐसे नहीं, कराटे वराटे में तो मेरे 2-3 स्टूडेंट है जो नेशनल गए हुए हैं, बास्केटबॉल में भी गए हुए हैं, बोलते रहते हैं ऐसे, जो एनडीए वाले बच्चे होते हैं वो यही काम करते रहते हैं। तो म्यो थाई मैंने पहली बार सुना। म्यो थाई बॉक्सिंग में क्या होता है, मतलब मैंने बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग सुनी है, और ब्रूटल होता है। और जैसे मुझे बहुत लेट में पता लगा बॉक्सिंग और किक्स बॉक्सिंग में क्या फ़र्क होता है, मेरे को लगता था दोनों सेम ही है। फिर बाद में पता लगा कि बॉक्सिंग में आप किक्स का यूज़ नहीं कर सकते, देवर बैंड, अगर आप पैर चला ही नहीं सकते, आपका सिर्फ अपर बॉडी मूवमेंट होता है। किक बॉक्सिंग में आप दोनों यूज़ कर सकते हो। और म्यो थाई में? अच्छा। अच्छा, वाह यार। हाँ। तो आपने कब से स्टार्ट कर दिया था म्यो थाई? 2005, एक सेकेंड, 2005 में मैं सोच रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। आप में से तो बहुत लोग पैदा भी नहीं होंगे। आप फिफ्थ में थे? एक सेकेंड रुको, मैं, रुक जाओ, दो में स्कूलिंग शुरू करी। हाँ, दो में स्कूलिंग शुरू हुई थी मेरी, मार्च 2002 में। 3 साल, तीन मतलब थर्ड क्लास में रहूँगा मैं। आपकी 97 है क्या डेट ऑफ बर्थ? 95 है। स्कूलिंग लेट करी थी आपने? फिफ्थ क्लास, अच्छा यूकेजी वगैरह मिला के। अच्छा हाँ, मैं भी तो यार तब फर्स्ट में रहूँगा, मैं भी कहाँ 3 साल में सीधा थर्ड पहुँच रहा हूँ। यूकेजी, एलकेजी, सॉरी एलकेजी, यूकेजी, एंड देन फर्स्ट, फर्स्ट क्लास में रहूँगा मैं, सोचो। नाइस। छोड़ो यार, क्या ही कर सकते हैं, मेरा भी मन था कि मैं भी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूँ, मैंने स्कूल तो रिप्रेजेंट किया है अपना बैडमिंटन वगैरह में। मतलब प्रॉब्लम ये हो गई कि बैडमिंटन, मैं जो भी स्पोर्ट्स खेला मेरे एक ना एक इंजरी दी है स्पोर्ट्स में। मेरे को अदरवाइज कभी इंजरी नहीं हुई, कभी मेरी लड़ाई हुई ना तो लड़ाई में कभी चोट नहीं लगी, लड़कों को बढ़िया पीटा आपने, बट स्पोर्ट्स खेलते टाइम बहुत इंजरी हुई है। मैं और मेरा दोस्त एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, होता ना सीजन बॉल टूर्नामेंट, हम लोग खेल रहे थे, और ये स्कूल के बाद की बात है। स्कूलिंग के टाइम पर तो मेरा एंकल पूरा मुड़ गया था ऐसे, मतलब मैं स्मैश मारा, कूदा, और कूदते वजह से नीचे लैंड करता। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं गलती से भी अगर एयर कांटेक्ट छोड़ दूं, लैंड करते हुए मेरे पैर ऐसे मुड़ जाते हैं हमेशा। वाह। नहीं, मुझे तो अब बहुत डर लगता है, मतलब ऐसे आपने देखा होगा मैं आजकल बहुत कॉशियसली, एक तो वो चोट लगी हुई है अभी, उस वजह से भी है। हाँ, वो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब नॉर्मली भी मैं चलते हुए ना बहुत, मेरा बैलेंस थोड़ा हिलता है, क्योंकि पैर ना, दोनों दोनों पैरों में कुछ ना कुछ हो रखा है। बचपन में सबसे पहले मेरा एंकल ऐसे मुड़ा था, तो मैंने स्मैश मारी, मैं नीचे गिरा, जैसे ही मैं लैंड कर रहा था, मेरे हिसाब से लैंडिंग थी, बाकियों के हिसाब से गिरा है ये बंदा। स्मैश लगी है, पॉइंट अर्न किया है मैंने अपनी टीम के लिए, पर जैसे ही मैं गिरा मेरे को कट आवाज आई है, और मेरे को ये लगा कि मेरा टखना जो होता है ना टूट गया। वो तो टच वुड मेरे कभी हड्डियों में चोट नहीं लगी आज तक, मतलब मैं तो यही बोलूंगा भगवान ऐसे
चैलेंज पे मत ले लियो कि अब हड्डियां ही तुड़वानी है, बस आज तक ठीक रही है। मसल्स पूरे फटे हैं मेरे, मेरा ये वाला जो मसल्स होता है ना लिगामेंट, ये घूम के आगे आ गया था, अब जाके ये पूरा सेट हुआ है, नहीं तो एक टाइम पे ये होता था ना, ये यहाँ से ये आगे पे ऐसे इकट्ठा हो गया, मतलब लग गया इसको भी सही होने में 7-8 महीने, 8 महीने से भी ज़्यादा, और फिर रिकवरी तो बहुत लंबी चली, मतलब प्रॉपर जोन में आने में इसको लग गया था 1.5 साल। उसके बाद मैंने कॉलेज लाइफ में, मतलब आउटसाइड, वैसे ऐसे कॉलेज की तरफ से नहीं, आउटसाइड, क्योंकि तब मैं फिर इतना स्पोर्ट्स में रहा नहीं, चोट लगी थी तो ज़्यादा मैं कर नहीं पाया आगे, तो स्पोर्ट्स में कुछ हुआ नहीं। पैर, मैं अपना आराम से, मैं और मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त, अभी तो बेचारा एसबीआई बैंक में, बेचारा क्यों बोल रहा हूँ पर उसे तो हम लोग आराम से सीजन क्रिकेट खेल रहे थे, टूर्नामेंट था, सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब हम लोग वो वाली टीम में से थे कि जिसमें हाँ अच्छा कर सकते थे, और मेरा ये था कि मैं ऑलराउंडर था, तो मेरा अच्छा खासा रोल रहता था टीम में। हाँ, उसमें तो अगर आपका एक भी लिंक टूटा तो आप हार जाओगे। तो मेरा होता था कि मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर था, बहुत सही बॉलिंग डालता था उस समय पे। अब भाई साहब और मैं प्रैक्टिस करने गए, जल्दी चले गए, बाकी लोग आए नहीं, हम लोग बस रोलर चला रहे, मतलब मेरे को चुल थी कि रोलर चलाते हैं, है ना, मैं रोलर चला रहा, मेरा भाई लटका हुआ पोल पे ऐसे करके, और मेरे को पता नहीं क्या चुल मची, होता है ना कि जब आपको मौत बुला रही हो, जब आपको आपके साथ कुछ बुरा होना होता है, आप देखना, आपको बाद में रियलाइज होता है कि आप पे पूरा पूरा चांस था उसे इवेड करने का, पूरा पूरा चांस था। जैसे इस बार भी मुझे जो चोट लगी, मेरे पे पूरा पूरा चांस था उसे इवेड करने का, बट मेरे अंदर की चुल थी कि मैं गया, तो मैं रोलर चला के उसके पास ले गया, और बोरा हट जा मैं कूद जाऊंगा, मुझे मजाक ही कर रहा था, मैं रोलर पे ऐसे टांग रख के बैठा हुआ ऐसे करके, अब वो अच्छा लटका हुआ था, ऐसा भी नहीं कि गिरने वाला था कुछ, पता नहीं उसे क्या हुआ, भाई साहब इधर कूदने की जगह मेरे पे कूद पड़ा, और मेरी टांग ऐसे, मतलब रोलर पे ऐसे टांग, वो ऐसे कूदा, ये टांग ऐसे हुई, जो पेल्विक होता है ना, पेल्विक, अगर आपने थोड़ी सी बायो पढ़ी है, पेल्विक के साथ एक लिगामेंट, मतलब ऐसे मसल होता है, ऐसे टेयर हो गया वो, मतलब 1.5 साल तक मेरी इससे ऊपर टांग नहीं जाती थी, और तीसरी ये हुई है मेरे साथ, इसमें भी मस्त मैं आराम से वेट कर सकता था, 4 बजे मेरी छुट्टी हो जाती, ठीक है, मतलब जहाँ क्लास थी 4 बजे क्लास खत्म होती, मैं आराम से जा सकता था घर, मन भी था मेरा। फिर मेरे को मेरे जो कलीग है उन्होंने बोला कि सर आज वॉलीबॉल खेलेंगे, 1 घंटा रुक जाओ, मैं क्लास लेके आता हूँ, मैंने ठीक है। अब वही है ना कि दोस्त ने बोला या कलीग ने बोला है तो कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, वैसे भी कमरे पे जाके क्या करूँगा। पहुंचा, खेल रहे थे, दो मतलब एक मैच अच्छा निकल गया, जीत भी गए। दूसरे मैच में पता नहीं क्या चुल मची, सामने से सर ने ऐसे स्मैश उठाया, मतलब ऐसे करा, अब मुझे पूरा दिख रहा है कि स्मैश मार सकता हूँ, तो ना क्लियर क्लियर एकदम दिख रहा है कि भाई इस पे स्मैश लगेगा, मैं कूदा, फिर लैंड किया, टकना ही मुड़ गया मतलब घुटना मुड़ गया पूरा। अब जाके थोड़ा सा ये है कि अब चल पा रहे। मेरा तो स्पोर्ट्स से बहुत बुरा ही नाता है, आपने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स खेले हैं तो बढ़िया है, मतलब सोफेस्टिकेटेड स्पोर्ट्स। हॉर्स राइडिंग, हाँ नहीं वो तो है, नेशनल स्पोर्ट्स लाइक कौन से बोल रहे हैं आप, जूडो का? अच्छा, म्योथाई नहीं आता था? अच्छा हाँ, तभी आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए थी शायद, है ना? तो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप नहीं लिया आपने वैसे? चलो बढ़िया है। हाँ हाँ, नाइस, प्रोफाइल तो अच्छी है आपकी। तो आपने अपना क्यों नहीं खोला, मतलब म्योथाई का ऐसा सेंटर वेंटर बच्चों को सिखाने का? क्यों? रजिस्ट्रेशन? ओह, हाँ, ओके, हाँ हाँ, वो भी उनका भी ईगो बीच में आ जाता हो। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उम्मीद दिखती है ना जब बच्चों को, बच्चों में, मतलब एज अ टीचर समझ सकता हूँ मैं कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है। अगर मेरे को किसी बच्चे में उम्मीद दिख रही होगी एंड आई एम पुशिंग हिम कि भाई कर 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 कर, एंड ही सडनली बोले कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। हाँ, वही होता है ना कि स्ट्रगल पीरियड है, अगर वो झेल जाते तो मे बी यू विल बी एट सम बेटर प्लेस। चलो ठीक है, लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो हो गया सो हो गया, उसको सोच के क्या ही विलाप करना। चलो, ओके सो
तुगलक वाला है, तुगलक वाला तो हमने कल ही पढ़ा था, तो आई होप तुगलक के तो सारी चीजें याद होंगी आपको। ठीक है, तुगलक की कौन कौन थे तुगलक में मेन फेमस? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बस ये तीन ही याद रखना है। ठीक है, और इनके टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर टैक्स इन्होंने निकाला था, वाटर टैक्स इन्होंने निकाला था, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कनाल पे इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है आज का। मैंने आप लोगों से पूछा भी था, तो आप लोगों ने बोला विधि, मतलब उससे चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आज करेंगे विजयनगर एम्पायर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग इट मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि व्हाट इज विजयनगर एम्पायर। सो बेसिकली आप देखोगे कि नॉर्थ में जब दिल्ली सल्तनत थी, और दिल्ली सल्तनत में भी कौन सा वंश चल रहा था यहाँ पे? तुगलक वंश चल रहा था। तो दो नोबल्स जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के टाइम पे मतलब कोर्ट में रहा करते थे, उन्होंने वहां से अपना कोर्ट छोड़ा। ठीक है, और कोर्ट छोड़ के दे केम बैक टू दी, किधर? आपका अमरावती के आसपास, और वापस आके उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट रूल स्टेब्लिश किया, जिसको नाम दिया गया आपका क्या? विजयनगर। अब ये जो स्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था हरिहर वन एंड बुक्का रया वन के बारे में दोबारा 1336 में। जरा खुद से जो हमने क्रोनोलॉजी लिखी है उससे मेरे को ये बताओ, कौन सा राजा था जिसके टाइम पीरियड में ये नीचे आए? एमबीटी का 1336 में एमबीटी था। राजाओं की क्रोनोलॉजी भी तो लिखवाई है मैंने आप लोगों को, या नहीं लिखवाई है बताओ? ठीक है, लगभग लगभग आपका एमबीटी ही थे। एमबीटी जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ये नीचे की तरफ आए थे। तो पूछे उस समय दिल्ली सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? फाउंडेड इन 1336 एडी बाय हरिहर वन एंड बुक्का राया वन। इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन था इन सदर्न इंडिया, उस पर थोड़ा सा रोक लगाया, रेजिस्ट किया था। एक्ट एज अ बल्क वर्ड ऑफ हिंदू सेंटर, ऑल्दो मैं आपको पहले बता दूं कि दे बिलोंग टू हिंदू रिलीजन। ठीक है, देज वर हिंदू, लेटर ऑन कन्वर्टेड टू मुस्लिम। ठीक है, इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, फिर वापस आए, रिकन्वर्ट हुए किसमें? हिंदुइज्म। और जब ये रिकन्वर्ट हो गए हिंदुइज्म में, तब जाके इन्होंने क्या बनाया था? विजयनगर एम्पायर बनाया था। तो दे एक्ट एज अ बल्क वर्क ऑफ हिंदू कल्चर एंड पॉलिटी इन मेडिवल इंडिया। तो मैं बस ये आपको इसीलिए बता रहा था कि इनका रिकन्वर्जन हो चुका था। कैपिटल क्या थी इसकी? विजयनगर, जिसे मॉडर्न डे हम्पी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके कुछ डायनेस्टीज हैं जिसने विजयनगर के टाइम पे काम किया है। सो फर्स्ट डायनेस्टी इज योर संगम डायनेस्टी, सेकंड इज योर सलुवा डायनेस्टी, थर्ड इज योर तलुवा डायनेस्टी, एंड फोर्थ इज योर अराइविडू। तो इसको याद रखने के लिए SSTA ये आप याद रख सकते हो। SST एज इन अ सब्जेक्ट, सबको पता ही होगा SST बचपन में हुआ करता था, तो याद रह जाएगा, एंड A उसमें लगा दो, याद रहेगा ये। चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो संगम डायनेस्टी, सबसे शुरुआत हम करते हैं किसके साथ? संगम डायनेस्टी के साथ। तो संगम डायनेस्टी वाज द फॉरमोस्ट डायनेस्टी, सबसे पुरानी या सबसे पहली डायनेस्टी थी। दे ओरिजिनली सर्व्ड अंडर दी काकतीय रूल्स। ठीक है, किसके अंडर ये काम करा करते थे? काकतीय डायनेस्टी के अंडर काम करा करते थे। लेटर अंडर दी मुगल, मतलब दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसके अंडर आ गए थे? ये तुगलक के अंडर आ गए थे। दे रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म अंडर दी गाइडेंस ऑफ विद्यारण्य। ठीक है, इनका नाम याद रखना कि हरिहर एंड बुक्का किसके अंडर में कन्वर्ट हुए थे? तो विद्यारण्य के अंडर में कन्वर्ट हुए थे। फाउंडर हरिहर एंड बुक्का वन, फॉर्मर ऑफिसर ऑफ काकतीय किंगडम, एस्टैब्लिश्ड विजयनगर आफ्टर द फॉल ऑफ काकतीय टू द तुगलक्स। ठीक है, नोटेबल रूलर्स कौन से थे? हरिहर, इन्होंने कॉन्कर किया था कौशल्या डायनेस्टी को, कौशल्या किंगडम को, एंड बुक्का इन्होंने कॉन्कर किया था मदुरई को। ठीक है, अब मदुरई कैप्चर किया तो दे ब्रिंग किसको? तमिलनाडु, दे ब्रिंग पार्ट ऑफ तमिलनाडु अंडर दी विजयनगर डायनेस्टी। इनके टाइम पे एक किताब भी लिखी है, मदुरई विजयम। ठीक है, मतलब इस इंसिडेंट पे एक किताब लिखी है,
मदुरई विजयम और कामप्राया विजयम, जो कि इसमें लिखी गई है संस्कृत में, एंड रिटन बाय गंगा देवी। इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? तो ये तो दो इंपॉर्टेंट रूलर हो गए इसके, कौन कौन? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट आते हैं आपके देवराया। ठीक है, देवराया वन जो थे, इन्होंने 1406 में से लेके 1422 तक इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है, किसके साथ? बहामी सल्तनत के साथ एंड गजपति के साथ। तो पहली जो वॉर हुई, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ इसको, अगर आप ऐड करना चाहें। इसको ऐसे लिख लेना कि जब ये पीपीटी मिले तो आप एक साथ नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने जरूरी है। ऑल्दो ये वाले नोट्स भी आपको मिलेंगे, एंशिएंट के मिल गए, क्या बोलूं यार अब, नहीं इसमें डिलेड है, डिले है। नहीं है, मैंने तो दे दिए थे, मैंने तो यही वाले नोट्स दिए। सोचो, मैंने सोचा था कि अब अपनी ब्रांडिंग वाले नोट्स नहीं देता, फिर मैंने सोचा कि चलो दे ही देता हूँ, क्या है, बच्चों का भला हो जाए। अदरवाइज मैं सोचा था कि नहीं दूंगा, फिर मेरे को पता नहीं क्यों मन कर गया कि छोड़ो यार, पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भला हो जाए किसी का, क्या पता किसी की दुआएं लग जाए और हम कुछ अच्छा कर ले जीवन में। आप में से कोई ऐसा सोचता है कि अगर उसने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए तो थोड़ा सा किसी के लिए तो कुछ करे? मेरा तो बहुत सिंपल सा यार, मुझे तो बच्चों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री निकालना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मन है मेरा, ऐसे कि फ्री निकले और ऐसा मटेरियल निकले जो प्रॉपर वाला हो। ऐसा भी नहीं कि वो जो होता है ना फ्री मटेरियल की बिल्कुल थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाए, नहीं, प्रॉपर मटेरियल जो फ्री होगा, कि कोई बच्चा उनको सोलली रिलाय कर सके। हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब ये मेरा बेसिकली वैसे रहेगा कि भैया जो पढ़ सकता है अपने एंड से पढ़ लो, ऑल्दो इससे मेरा ही नुकसान होगा भाई, है ना, नुकसान तो मेरा ही होगा। बस मेरा ये है कि हाँ, मुझे पता है कि भाई मैं क्लास में रह के क्या समझा सकता हूँ, वो तुम मिस करोगे। अगर वो चाहिए तो फिर क्लास में आ जाओ, उसके तो पैसे लगेंगे, देखो सॉरी है, उसके उसको नहीं फ्री कर सकता मैं, सेशंस हो सकते हैं फ्री, बट ऐसे पूरी क्लास में। चलो, सो यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट वॉर इनकी जो देवराय के साथ थी, ये किसके साथ हुई थी? बहामीज के साथ हुई थी, ठीक है, जिसमें कि ही वॉज डिफीटेड बाय फिरोज शाह बहामी। ठीक है, देवराय को डिफीट कर दिया था किसने? फिरोज शाह बहामी ने। एंड जब सेकेंड वॉर हुई, देन ही डिफीटेड फिरोज शाह। नेक्स्ट रूलर जो है आपके देवराय सेकंड। देवराय सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट रूलर है संगम डायनेस्टी के। इनका टाइटल था गजा बिटाका, ठीक है, इट वाज द टाइटल। थोड़ा यहाँ पर जो टाइटल्स होंगे या वर्ड्स होंगे वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बिकॉज दे आर प्राइमरली ऑफ तेलुगु, ठीक है, स्लैश संस्कृत लैंग्वेज। तो दो लैंग्वेजेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस होगा, आपको इधर तेलुगु का प्रोमिनेंस होगा और या तो फिर किसका प्रोमिनेंस होगा? संस्कृत का प्रोमिनेंस होगा। संस्कृत फ्रॉम हिंदू एंड तेलुगु बिकॉज ऑफ द रीजन। These dynasty are mainly focused on the आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देवराय इंपॉर्टेंट है, टाइटल आपको मैंने बता दिया, गजा बेटा काका। इनकी जो बैटल हुई है वो किसके साथ हुई है? अहमद शाह बहामी के साथ हुई है, ठीक है। एक किताब भी लिखी गई है इनके टाइम पीरियड में जिसको बोला है महानाटक सौधंदी, ठीक है, क्या नाम है उसका? महानाटक सौधंदी। देन आता है एम्प्लॉयड मुस्लिम सोल्जर इन हिज आर्मी, तो मुस्लिम सोल्जर्स इन्होंने अपनी आर्मी में एम्प्लॉय किया। फिर लास्ट किंग इसका याद रखना, परोदा राजा या परोदा राया, ठीक है, ये लास्ट किंग रहे हैं किसके? कौन से डायनेस्टी के? सबसे पहली वाली डायनेस्टी के, संगम डायनेस्टी के, ठीक है। इसके जो मेन थे वो याद रखना, सलुआ नरसिम्हा, मतलब इनके गवर्नर हुआ करते थे सलुआ नरसिम्हा, जो कि चंद्रागिरी के थे। उन्होंने इन्हें असैसिनेट किया और अपनी सलुआ डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। सो बाय सलुआ नरसिम्हा जो आपकी नेक्स्ट थी कौन सी डायनेस्टी? सलुआ डायनेस्टी यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई। अब सलुआ डायनेस्टी में देख लो
इंपॉर्टेंट कौन कौन थे? सबसे पहला था सलुआ नरसिम्हा, ही वॉज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज थिम्मा भूपाला, वीक रूलर था, इनको इनके भाई ने ही हटा दिया। एंड थर्ड इज नरसिम्हा राया सेकंड, ये लास्ट रूलर थे। तो सलुआ डायनेस्टी के कितने रूलर हुए टोटल? 3 हुए। संगम में कितने हुए? संगम में कितने पढ़े हमने? हरिहर एक पढ़ा, बुक्का एक पढ़ा, देवराया 1 पढ़ा, देवराया 2 पढ़ा और परौदा राया पढ़ा। तो टोटल कितने हो गए? 5 राजा हो गए। ठीक है, यहाँ पर सलुआ में कितने राजा हुए? 3 राजा हो गए। तो थिम्मा भूपाला को हटाया उनके भाई ने, नरसिम्हा राया सेकंड ने, ये लास्ट रूलर रहे। सलुआ नरसिम्हा जो थे वो चंद्रागिरी के गवर्नर हुआ करते थे, किसके टाइम पे? परौदा राजा के टाइम पे। सेकंड, इन्होंने पावर ली और पूरे एम्पायर में लगभग क्या हो गया? सीज द पावर टू सेव द एम्पायर फ्रॉम इंटरनल डीके एंड एक्सटर्नल थ्रेट। और इनके टाइम पे कंटिन्यूसली बहामी जो थे वो यहाँ पर अटैक करे जा रहे थे। नरसिम्हा राया की खासियत ये है कि इन्हीं के टाइम पे जो वास्को दी गामा था वो कालिकता आया था, लिख लो। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नरसिम्हा राया सेकंड, वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। ठीक है, वास्को डी गामा कहां पर आया था? इंडिया आया था। क्लियर रहेगा ये? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, दैट इज कॉल्ड तुलुवा डायनेस्टी। ये जो तुलुवा डायनेस्टी थे इसके फाउंडर कौन थे? वीरा नरसिम्हा राय। ठीक है, ही इज फाउंडर और इस पूरे टाइम पीरियड को मार्क किया जाता है एज द गोल्डन एज ऑफ विजयनगर। ठीक है, स्पेशली अंडर कृष्णदेव राय। तो विजयनगर जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे बड़ा, सबसे क्या बोल सकते हो, इम्पैक्टिंग किंगडम जो बना है वो बना है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के बारे में आपने सुना ही सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति था इनके टाइम पीरियड में फेमस, जिसका शो भी देखा होगा आप लोगों ने, वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। और किससे कहानियां बहुत सुने होंगे। 2 ही 3 लोग हैं इंडिया के जो से फेमस हुए हैं शार्प माइंड होने के लिए। एक तो बीरबल हुआ है, और कौन हुआ है? गुड, तेनाली रामा। तेनाली रामा जो रामा थे वाज अंडर द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। तेनाली रामा शो देखा है आप लोगों ने, या कार्टून वार्टून कुछ देखा है? उसमें जो राजा का जिक्र किया है, जो राजा हेल्प लिया करता था, वो राजा कौन था? कृष्णदेव राय हुआ। ठीक है, तो बचपन में जो देखा उसको यहाँ पर देख मतलब समझ सकते हो कि कृष्णदेव राय क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडर कौन हो आपके? वीर नरसिम्हा राय, गोल्डन एज थी। कृष्णदेव राय आपके सेकंड बने हैं। ठीक है, और ये जो कृष्णदेव राय थे, ही वाज अ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द होल किसका? विजयनगर एम्पायर। नॉट इवन तुलवा डायनेस्टी, पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहा है आपका? कृष्णदेव राय रहे। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ चीजें आपको पढ़नी, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। और इन्होंने वही छोड़ दिया, छोड़ो। चलो मैं बता देता हूँ, लिख लो यहाँ पे। अरे इतना सारा यार कृष्णदेव राय के लिए पूरा लिखवाना पड़ेगा यार। देखो ये होता है, अगर एक एक पॉइंट ना बताएं तो ऐसे लेक्चर के बीच में जो इंपॉर्टेंट होता है वही छूट गया। सोचो, लिखो इसमें टाइटल लिख देना, कृष्णदेव राय ग्रेटेस्ट किंग, 509 से 1509 से 1529, डिफीटेड गजपति रूलर। ठीक है, मैं यहां लिखता जाता हूं साथ साथ। डिफीटेड गजपति रूलर। गजपति रूलर कहां के थे? उड़ीसा के थे। क्लियर? तो गजपति रूलर्स को हराया। मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद पोर्चुगीज, तो इनके अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे किसके साथ? अब पोर्चुगीज के भी कौन से गवर्नर के साथ? अल्बुकर्क्यू के साथ। ठीक है, अल्बुकर्क्यू के साथ इनके अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। देन इनके टाइटल्स लिख लो, टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर द टाइटल इज गिवन टू हिम वो इंपॉर्टेंट है। इनको लिखो अभिनव भोज, अभिनव भोज, आंध्रा भोज,
अभिनव भोज, आंध्रा भोज, आंध्र पितामह, ठीक है, एक थे भीष्म पितामह, एक थे आंध्र पितामह। पानी देना है। ठीक है, आंध्र पितामह लिख लिया, आंध्र पितामह तक। ठीक है, आंध्र पितामह तक हो गया। अगला लिखो यवन राज सत्य नहीं स्थापन आचार्य। ठीक है, यवन राज STHS था, STHS था, PNA पन्न आचार्य, स्थापन्न आचार्य, यवन राज स्थापन्न आचार्य। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे टाइटल याद रखना है। ठीक है, सेकंड चीज इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट रही थी, अलग से टाइटल नहीं है, दैट इज कॉल्ड अष्टादिग्गज। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज क्या होते थे? दे वर प्रोमिनेंट तेलुगु पोएट्स। ठीक है, अष्टदिग्गज, अष्टादिग्गज। दिग्गज आपने नाम, दिग्गज मतलब सुना? दिग्गज, दिग्गज मतलब होता है लेजेंड्स, जो एक फील्ड में बहुत ही मतलब अच्छा कर चुके होते हैं। तो उसी का एक तेलुगु वर्जन होता है दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, अष्ट में मतलब होता है, अष्ट का मतलब क्या होता है भाई? 8। तो यहाँ पे बात करी गई है 8 लेजेंड्स की। और ये जो 8 लेजेंड्स थे ये किसके थे? ये तेलुगु पोएट्री के थे। अगला लिखो डिफीटेड डेक्कन सल्तनत, defeated Deccan Sultanate and secured रायचूर दुआब। दुआब का मतलब पता है क्या होता है? दुआब, DOAB, दुआब। हाँ, दो आब मतलब टू अब, दो नदियां। यस, दो नदियों के बीच का प्लेस, ऐसे दो नदियां जारी होंगी तो इसे बोला जाएगा दुआब। तो रायचूर दुआब को इन्होंने सिक्योर किया फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। इनके टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको लिख लो। तेनाली रामा, तेलानी रामकृष्ण। अगला लिखना तिमैया, TIMMAY, तिमैया, तिमैया। तिमैया तक लिख लिया सबने? हाँ जी, सबका हो गया। अगला लिखो पेदन्ना, PEDDANA, पेदन्ना, पेदन्ना। नेक्स्ट लिखो भट्टा मूर्ति, भट्टा मूर्ति। नेक्स्ट लिखो दुर्जति, DUDHUR, दुर्जति। नेक्स्ट लिखो मलान, मलान एंड सुरोना, मलान एंड सुरोना। ठीक है, इनके टाइम पे कंस्ट्रक्शन लिख लो, क्या क्या बनाया इन्होंने। विजय महल, क्या बनाया इन्होंने? एक विजय महल। दूसरा बनाया इन्होंने हजारा रामा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल। नेक्स्ट इज विठल स्वामी टेम्पल।
क्लियर? विठल स्वामी टेम्पल, ये तीनों किसके टाइम पीरियड में बने हैं? आपके कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में बने हैं। कुछ बुक्स लिखी गई हैं इनके टाइम पे, वो लिख लो। अमुक्त मल्यादा, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी। अमुक्त मल्यादा ये लिखी गई है तेलुगु में, और इसके राइटर कौन थे? यस, कृष्णदेवराय इसके राइटर। ठीक है, ये इन्हीं की लिखी किताबें थी। पहली थी अमुक्त मल्यादा, इट वाज रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज। ठीक है, अमुक्त मल्यादा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तेलुगु में। फिर अगली लिखो जम्बावती कल्याणम, जम्बावती कल्याणम। जम्बावती कल्याणम ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इनके टाइम पीरियड में कौन कौन इंडिया आया था। तो पहले लिखो दौरते बारबोसा, DUARTE, दौरते बारबोसा। दौरते बारबोसा एंड डोमिंगो पाइस। डोमिंगो, डोमिंगो का स्पेलिंग तो लिखो DOMINGO, डोमिंगो PAES, पायस। तो दौरते बारबोसा एंड डोमिंगो पाइस, ये दोनों कहाँ आए थे? विजयनगर आए थे। एंड दोनों कहाँ से थे? दोनों पुर्तगाल से थे। ठीक है, अब इनका खत्म हुआ तो इनका देख लो कौन कौन थे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक इम्पॉर्टेंट बैटल होगी। ठीक है, कृष्णदेवराय के टाइम पे नहीं हुई थी, वो बाद में हुई थी। तो सेकंड जो इनके बाद जो इनके भाई आए थे, मतलब भाई बोल रहे हैं, इनके जो इनके बाद के जो राजा आए थे उसमें थे अच्युत्य देवराय, ही वॉज द ब्रदर और कृष्णदेवराय। ठीक है, ये ब्रदर हुआ थे किसके? कृष्णदेवराय के, वो राजा बने। उसके बाद थे सदाशिव राय, ये सदाशिव राय के बारे में लिख लो। सदाशिवा राय, ठीक है, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुलवा डायनेस्टी। और इनका एक सब पॉइंट बना के लिखना, बैटल ऑफ तालीकोटा स्लैश राक्षसी, राक्षसी RAKSHASI, राक्षसी तनगड़ी TANGADI, तनगड़ी, ब्रैकेट क्लोज कर देना। बैटल ऑफ तालीकोटा स्लैश राक्षसी तंगड़ी was fought in 1565. लिख लिया? दिस बैटल वॉज कंसिडर्ड विच लेड टू दी एंडिंग ऑफ विजयनगर एम्पायर, मतलब ये वो बैटल थी जिसके बाद विजयनगर एम्पायर आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप बोलोगे सर तीन ही डायनेस्टी में कैसे खत्म हो गया? अभी तो चौथी भी आएगी, और चौथी के देखो राजा आगे लिखे हुए हैं, है ना, अराईवेडू। तो ऐसा हुआ था कि राक्षस टंगड़ी के बाद ना, तो ये जो डायनेस्टीज थी ये छोटे हिस्से में संकुचित रह गई। जो मेजर हिस्सा था तो वो जो बाकी लोग उन्होंने हराया वो लेके चले गए, थोड़ा सा जो हिस्सा रह गया था वहां पर ये लास्ट जो डायनेस्टी थी ये पनपी थी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो पाए क्योंकि बाद में ये कभी बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये छोटा रह के ही खत्म हो गए। तो याद रहेगा अगर आपसे पूछा जाए कि भैया विजयनगर एम्पायर को खत्म करने वाली बैटल कौन सी थी भाई? राक्षसी तंगड़ी या बैटल ऑफ तालीकोटा, दैट वाज हेल्ड इन 1565। तो एक तरफ तो विजयनगर था और दूसरी तरफ कौन कौन थे वो लिख लो। ठीक है, विजयनगर ऐसे लिखना, विजयनगर वर्सेस अहमदनगर
बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। क्लियर हुआ सबको ये? चलो, इसका रिजल्ट ये हुआ कि विजयनगर हार गया था, रामराया हरा मार गया था, मर गया था, और बस इसके बाद ये लास्ट डायनेस्टी है अराइविडू डायनेस्टी। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ओनली द नेम वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे के सारे नाम लिखे हैं, ठीक है। ये देख लेना कि फाउंडर कौन है और एंडर मतलब लास्ट किंग कौन है। फाउंडर कौन है? तिरुमला देवराय, और लास्ट कौन है? श्रीरंगा, ठीक है। लास्ट किंग ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ विजयनगर बिगन ड्यूरिंग द अराइविडू रूल। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको विजयनगर के बारे में जाननी चाहिए। पहला, हरिहरन बुक्का संगम डायनेस्टी के इन्होंने विजयनगर बनाया आफ्टर द फॉल ऑफ कौन सी डायनेस्टी के खत्म होने के बाद? काकतीय डायनेस्टी के बाद, ठीक है। कृष्णदेव राय जो कि बिलोंग करते थे तुलवा डायनेस्टी से, ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ये गोट थे आपके विजयनगर एम्पायर के। ये था ना, ठीक है। दो तीन पॉइंट और है उसमें, ये देख लेना। सुन लो, अगर आप लोगों ने लिखे हैं तो बहुत बढ़िया है। बैटल ऑफ तालीकोटा आप लोगों ने लिख ही दिया, अराविदु डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया था। कैपिटल क्या थी इनकी बताओ? अभी बताया मैंने, हम्पी, यस, ठीक है। इनकी खासियत ये थी कि इनकी टेम्पल इकोनॉमी बहुत अच्छी रही थी, एंड इनके जो ट्रेड लिंक थे वो बहुत अच्छे थे। किस किस के साथ थे? अरब एंड पोर्चुगीज, दोनों के साथ अच्छे इनके ट्रेड लिंक हुआ करते थे। बट देयर वाज कंटिन्यूस वॉर विद द डेक्कन सल्तनत, और डेक्कन सल्तनत में कौन कौन आता था आपका? जैसे बहामी किंगडम हो गया, ठीक है। दूसरा आपका गोलकोंडा हो गया। तो इस तरह के जो किंगडम्स हुआ करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। अब हमें साथ साथ कुछ इनके जो बाकी बचे हुए किंगडम्स है उनका भी पढ़ लेते हैं। अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें, आपको विजयनगर मैंने बता दिया, विजयनगर में इतना ही था जो आपको पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। काम करना, इसके लिए मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट सेकंड, या थीम सेकंड लिखा जाता है उसे। थीम सेकंड में एक चैप्टर है विजयनगर एम्पायर, ठीक है, उसको पढ़ के आना। और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, उसमें उसमें एक पिक्चर बनी है साइड में ऐसे करके, ऐसे करके ना, तो वहाँ पर दिखाया गया है अबाउट अ कल्याण मंडपा, ठीक है। और यूपीएससी ने सिर्फ इतना पूछा था, कल्याण मंडपा 2019 में या 18 में, कि कल्याण मंडपा कौन से साम्राज्य से रिलेटेड है? विजयनगर, यस। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। कहाँ से उठाया था? क्योंकि कल्याण मंडपा को गेस कर पाना एट द टाइम वो टफ। अब तो हमें पता है ना कहाँ से आएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं जिनके नाम किसमें लिखे हुए हैं? एनसीईआरटी में लिखे हुए, साइडों के बॉक्सेस में। अभी तक वहाँ से पूछा नहीं उनके नाम। इसे एक और बताता हूँ, सीडीएस में पूछा गया था अदर साइड ऑफ साइलेंस, ठीक है। मैंने क्या किया था, जब ये कल्याण मंडपा देखा मैंने, तो मेरे सर ने मुझे बोला था कि भाई जो भी, ध्यान रखना, जो भी आपका क्या है ये वाले बॉक्सेस हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो उनमें से मैंने ये अदर साइड ऑफ साइलेंस अपने नोट्स में लिख रखा था। तो 2019 में ये हुआ, 2021 में मैं अपना सीडीएस दे रहा था, 21 या 22 में अपना सीडीएस दे रहा था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। दी अदर साइड ऑफ साइलेंस किताब की लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अदर साइड ऑफ साइलेंस, ठीक है। उस समय फिर लोग यही बोलने लगे थे कि एनसीईआरटी में साइडों में जो लिखी हैं किताबें वो तो आप लोगों को ये
खुद से भी कर लो, पढ़ लोगे देवी जी? पढ़ लेंगे पक्का? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो सोर्सेज होते हैं ना, एनसीईआरटी, इग्नू, इनको एटलीस्ट मत छोड़ के जाना यार प्लीज़। फ्री में अवेलेबल है, आपको नहीं पता कहाँ से मिलते हैं तो एनसीईआरटी की साइट से मिल जाएगी। इग्नू की किताबें पढ़नी है तो ई ज्ञान कोश करके या स्वयं पोर्टल करके पोर्टल्स है, उनसे पढ़ सकते हो आप। जितने भी अच्छे टीचर्स होंगे वो आपको बेसिक में यही बताएंगे, अगर वो अपने नोट्स नहीं बेचते। दे आर सेलिंग देयर नोट्स तो डेफिनेटली दे विल टेल मेरा नोट्स को फॉलो करो, बट जब वो उसमें बताएंगे मैंने क्या क्या कंपाइल किया है तो उसमें एनसीईआरटी और इग्नू दोनों का जिक्र करेंगे। तमिलनाडु बोर्ड मैंने शुरू के दिन ही बोल दिया था आपको, उन्होंने बहुत डीप में कर रखा है उसका रिसर्च। हाँ बिल्कुल कर सकता है, उनके ऊपर है भैया। दे वांट एजुकेशन, कौन सी लिस्ट में आता है बताओ? तो उनके पास अधिकार है। इफ एजुकेशन वाज इन दी सेंट्रल लिस्ट तो उनके पास अधिकार नहीं होता। दे हैव देयर राइट्स, दे आर अंडर। नीट आया ही इसलिए था कि ताकि एक साथ करें। अब वो शायद नहीं हो पाएगा, शायद। उससे पहले होता था, उससे पहले मैं बताता हूँ हमारे टाइम पे, मतलब मेरा बैच था। इस दुनिया, इस इंडिया में जो भी अच्छे अच्छे रिफॉर्म हुए ना, मैं कह सकता हूँ मेरे टाइम पे। हम एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट थे उनके लिए, यूपीएससी के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। हाँ सीयूटी मेरे टाइम पे नहीं हुआ, सीयूटी के टाइम तक तो हम आ गए, वो आपके टाइम पे हुआ है ना। सो जब भी चेंज आता है उस साल के बच्चों को थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। जैसे मेरे टाइम से पहले होता था AIPMT, आई वॉज द फर्स्ट बैच जिसने नीट भरा था। 16 का पास आउट था मैं, आई थिंक 16 के बाद ही नीट आया था। ठीक है, उससे पहले स्टेट अपना अलग कराता था, जैसे AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPVT ऑल इंडिया प्री वेटेनरी टेस्ट, ऐसे ऐसे होता था। फिर UKPMT अलग हुआ करता, उत्तराखंड प्री मेडिकल टेस्ट है। नहीं ऐसा नहीं है, कट ऑफ अपने अपने हिसाब से, वो तो उसके हिसाब से। AIPMT में ऑल इंडिया लड़ रहे हो, UKPMT में आप स्टेट वाइज लड़ रहे हो, जिस भी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज चाहिए आप ले सकते हो। दोनों की रैंकिंग लेती थी, बट इससे क्या होता था, जो बच्चा AIPMT दे रहा वही बच्चा UKPMT भी दे रहा, तो डबल डबल सीट्स यूज होती थी। तो सबको कंबाइन किया गया और नीट लाया गया। तमिलनाडु तो बहुत ऑब्जेक्ट करता है नीट के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बहामी किंगडम। तो वैसे तो पूरा होगा नहीं, बट ठीक है देख लेते हैं। सो बहामी किंगडम जो थे उनके फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहम शाह। इन्होंने बहामी किंगडम को बनाया इन 1347। तो ये पैरेलल थे, किसके? विजयनगर के पैरेलल थे, है ना, या विजयनगर के बाद बने थे बताओ? पैरेलल ही चल रहे थे लगभग लगभग। विजयनगर कब बना था? 1236 के 1336। देखो नोट्स में कब बना था विजयनगर, नहीं लिखा आपने? ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं, तो कॉमन सेंस है ना बेटा, लिख लेना चाहिए था आपको। 1336 में विजयनगर बना था। फिर आप सोचते हो कि क्लास में तो बैठे थे, फिर मैंने ये क्यों नहीं सुना, मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, कहाँ फोकस करना है। सो इन्होंने बहामी किंगडम को फाउंड किया, बहामी सल्तनत को, ठीक है। ही रिवोल्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने भी रिवोल्ट किया जब इन्होंने देखा भाई विजयनगर बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, तो इन्होंने भी MBT के साथ रिवोल्ट किया और अपना एक अलग से मतलब किंगडम स्टेब्लिश कर दिया। सपोर्टेड बाय डेक्कन नोबल्स, ठीक है। तो डेक्कन के जितने भी नोबल्स हुआ करते थे उन्होंने सपोर्ट भी किया है। एंड उस समय देखो होता क्या था, जो फॉरेनर्स होते थे उनके लिए एक टर्म यूज होती थी, उसे बोलते थे अफाकिस, AFAQIS, फॉर द फॉरेनर्स। लिख लो इसमें, जो भी फॉरेनर्स हुआ करते थे उनके लिए टर्म होती थी अफाकिस। उस समय आपका डेक्कन के आसपास जो अफाकिस होते हैं उनका डोमिनेंस होता था। सो बहामी किंगडम ने क्या करा, उनके डोमिनेंस को खत्म किया है। क्या समझे देवी जी? जरा रिपीट करना है इसी चीज को। हाँ जी आप रिपीट करना मैम जो मैंने बोला।
उस टाइम पे फॉरेनर्स को फाकिस कहा जाता था और किंगडम में फॉरेनर्स से बचने के लिए, फॉरेनर्स के डोमिनेंस को खत्म, डोमिनेंस से बचने के लिए बचने के लिए उनके डोमिनेंस को खत्म किया, मतलब खत्म किया। हाँ। फिर इसमें लिखना थर्ड पॉइंट, इट मार्क दी बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम। इनको टाइटल क्या क्या मिले हैं, ठीक है, इनको ये अलाउद्दीन हसन बहम शाह को इन्हीं का बता रहा हूँ मैं। इनको टाइटल जो जो मिले हैं आप लोग लिख रहे हो ना साथ साथ, पक्का? हाँ, लिखते भी रहना, क्योंकि जैसे ये चल रही है स्पीड नोट्स की, सालों में ना मिले कहीं आपको, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो दे दा के निकल जाऊंगा। ये एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं मिलेगा ना एक जगह पे कंबाइंड आप। देखो नोट्स तो ऑब्वियसली बात है मिल ही जाएंगे, बट वो होता है ना कि कंबाइंड वे में सोर्सेज आइडेंटिफाई होना चाहिए और कंबाइन किस तरीके से किया है। अब अगेन मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, जब दूसरे ने मेहनत करी है तुम्हारे लिए, तुम क्यों सेम मेहनत कर रहे हो? तुम एक्स्ट्रा मेहनत करो ना, उसे याद करने में मेहनत करो। बहुत से बच्चे ना, ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बच्चों का पेपर एक कारण होता है जिस वजह से नहीं निकलता, दे ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट देयर सोर्सेज, दे प्राइमरली फोकस्ड ऑन यार आई शुड कलेक्ट सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं, पढ़ते एक नहीं। अगर एक सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ लोगे ना, तो एटलीस्ट वो आपको ज़्यादा फायदेमंद देगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, एक डायलॉग है चांदनी चौक टू चाइना का, देखिए किसी ने? यार अच्छी मूवी मत देखा करो। लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखिए तूने? तूने क्या देखा है? साथ निभाना साथिया देखा है तूने? तो क्या देखती है तू? ऐसा तो हो नहीं सकता तू देखती ही ना हो। स्नैपचैट चलाती है? शेड्यूल क्या है तुम्हारा देवी जी, जरा मेरे को बताओगे आप, कि आपको समय नहीं मिल रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा भी? मैं तो इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल लेता हूँ। अरे क्या बात करो, अरे मैं कमरे का खुद ही करता हूँ देवी जी। मैं भी अपने घर पे नहीं करता, अभी रुक जाओ, देखो सैटरडे आने दो, शाम को 4 बजे जैसी क्लास खत्म हुई, 5:30 में ऋषिकेश और मैं ऐसा राजा, राजा आ गया सल्तनत में अपनी वापस। अब तो अगर मतलब ऐसे नहीं, मुझे काम करने से प्रॉब्लम है, कभी ऐसे होता है मेरा मन करता है तो खाना मैं ही बनाता हूँ घर पे भी। ठीक है, मतलब कभी कभी मेरा मन करता है, जैसे 1-2 बार मन करा। अब मेरे घर पे है, ट्रेडिशनली नहीं, एक वो होता है ना कि जब मिल रही है सहूलियत है तो बिगड़ना तो बनता है। मैं 4-5 दिन रह लूँ ना अगर, मेरी आदत बिगड़ जाएगी, फिर मैं इतना बुरा हूँ कि मैं चाय भी नहीं बना के पी सकता। और यहाँ पर मैं खाना भी खुद बना के खा रहा हूँ सोचो, बट मुझे बहुत आफत आती है। एक इंसान का खाना बनाने के लिए 10 बर्तन खराब हो रहे हैं, कुकर भी उतना ही गंदा हो रहा है, कढ़ाई भी। मैं बोल रहा हूँ 2 लोग होते ना तो कुकर तू धुल, कढ़ाई मैं धुलता हूँ, ये हो जाता है। या तू बर्तन धुल, मैं खाना बना रहा हूँ, ऐसे हो जाता है। यहाँ बर्तन भी मैं ही धुलूँ, खाना भी मैं ही बनाऊँ, और तब तक तो मेरी भूखी खत्म हो जाती है। और सबसे कंफ्यूजिंग है, मेरा जो हाथ सेट है ना वो 2 लोगों के लिए, मुझसे चावल गिरवाओ दाल गिरवाओ, मैं 2 ही लोगों की बना पाता हूँ, चाय भी मैं 2 लोगों की अच्छी बनाता हूँ। और आजकल गर्मी इतनी है कि अगर मैं रात को बना दूँ अगले दिन तक बचेगा नहीं वो खाना। मैंने परसों मस्त करके, ऐसे पता नहीं कहाँ से मेरा मूड गया, मैं आलू लाया, मैंने उबाला, उसमें मसाला डाला, बढ़िया करके, होते हैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल पराठे, आलू के पराठे, मैंने लिटरली वो बनाए। अब मैंने उसमें थोड़े से आलू बचा के रख दिए कि मतलब चलो थोड़े से बच गए, कि चलो कल बना लूँगा। 24 घंटे के अंदर वो ऐसे बदबू मारने लग गए ना, मैंने यार इतने गंदी बदबू क्यों आ रही है इसमें से। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने मम्मी अजीब सी बदबू आ रही है इसमें, खट्टी खट्टी सी, बोली फेंक दे खराब हो गए। पता नहीं गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है। अल्नीनो, सुपर अल्नीनो है जब किस बार। अभी एक और सीन भी चल रहा है यार, कुछ ना न्यूज़ में मैं देखा, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ चल रहा है न्यूज़ में, पता नहीं, कॉकरोच कंट्रोवर्सी सुनी आप लोगों ने? क्या हुआ है उसमें बताओ?
ITR का कि PIL का? इसी को तो बोला जाता है इधर वी कैन रीप द डेमोग्राफी एंड मेक डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इट माइट बी द डेमोग्राफिक डिजास्टर फॉर इंडिया। ये बहुत बड़ी डिबेट है इंडिया में कि हमारी जो इतनी पॉपुलेशन है, वॉज इट अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर? यू टेल मी, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बताओ, is it demographic dividend or demographic disaster? Because as we grow in the next 20 years, जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो डबल होने वाली है। राइट नाउ 8% है, और ये भी मैं अपने टाइम का एस्टिमेट बता रहा हूँ जो मैंने अपने मीन्स पे क्रिएट किया था। 8% आपकी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एल्डरलीज की है। इसको एस्टिमेट किया गया है अराउंड 2038 और 40 तक इट राइज अप टू दी 16%। So elderly population, those people who can't contribute in the economy, their population will rise, ठीक है, and they will be dependent on whom? The population, मतलब the 15 to 59 के बीच में जो आते हैं जिसे हम डेमोग्राफी बोलते हैं, उसके अंदर उस पर डिपेंड होगी। तो अगर ये अच्छा कर गए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर अच्छा नहीं कर तो डेमोग्राफिक डिजास्टर है। वाई यू से कि भाई अच्छा नहीं कर पाएंगे? वर्तमान की हालत देख कैसे नहीं लग रहा है? तो वर्तमान में ऐसे कौन से परिवर्तनों की आवश्यकता है? अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, तो बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है बताओ? है, और गवर्नमेंट जॉब बंद करने से होगा? डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेशन आप ऐसे बोल सकते हो, लेस इंसेंटिवाइज करना। तुम भी तो यहाँ उसी लिए बैठे हो, क्यों नहीं है यार? हाँ, ये है ना पॉइंट, क्यों नहीं है स्किल्स? हाँ तो अब सीख लो। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरी लाइफ का। ये आप ही बताओ, एक फ्रेशर के लिए कितनी सैलरी सही रहेगी एज अ फ्रेशर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो? मार्केट रूल के हिसाब से बताऊं तो प्राइवेट 25, ठीक है, तो मंथली में कितना बैठ जाता था? तो 9 5 यानी 450 रुपीज़, 450 इंटू 24 करोगे, हाँ देखो मैं बताता हूँ मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, अगर आप फ्रेशर हो और आप एक BBA ग्रेजुएट हो या BCA ग्रेजुएट हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कंपनी 22,000 बोलती है, या इन हैंड 22, मतलब इन हैंड नहीं आती, इन हैंड 18 आती है, या बेसिक जो होती है 15 होती है, 15 आती है आपके इन हैंड, उसी हिसाब से 15 आएगी, 15 सबसे बेसिक होती है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, एक हमारे जहाँ पर मैं पहले था तो वहाँ पर एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि सर अगर कोई वीडियो एडिटर है ना, मैंने बोला यार उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती, नहीं बोल रहा कुछ नहीं चाहिए, वीडियो एडिट करने आती है, मैं खड़े खड़े अभी जॉब देता हूँ उसे 30,000 की। तो अगर आप पे स्किल्स हैं तो आपको खड़े खड़े जॉब मिल जाएगी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि लोग स्किल्स, लोगों को पता भी नहीं स्किल्स एक्वायर कैसे करें। आप डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स ले सकते हो, वीडियो एडिटिंग बेस्ट है आज के टाइम पे, हर किसी को चाहिए, ग्राफिक एडिटर बन जाओ यार, छाप रहे हैं लड़के पैसा, 19 साल के लड़के पैसा छाप रहे हैं, 80 हज़ार, 1 लाख। बाहर के फॉरेन के क्लाइंट्स उठाओ, वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है अगर, और अगर उसमें आप लोगों को थोड़ा सा और अगर कर लिया, कौन सा 3D एनिमेशन, भाई लाखों छापोगे, लाखों महीने के। इसमें नहीं खा सकता ना एडिटिंग में, क्या पता, देखो क्या पता मैं तो सारी खा जाए, क्या अगले दिन को गवर्नमेंट बोल दे कि भैया अब हम अफसरों को हटा के, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अफसर घूस खाते हैं, क्यों नहीं हटा सकते?
क्या पता वो उसी को पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दे कि अब हम और रिक्रूटमेंट नहीं ले ही नहीं रहे, सेक्टर ही पूरा प्राइवेटाइज कर दे। नहीं नहीं हट सकता यार, क्यों नहीं हट सकता? ये कौन सा रूल है कि नहीं हट सकता? ये लोगों ने बताया है आपको कि गवर्नमेंट जॉब से आपको निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा, अगर गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया ना तो ज़्यादा बेकदरी होती है, बट प्राइवेट जॉब में यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट। मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरा एक दोस्त है, ही इज़ वेरी स्ट्रेस्ड अप, ऑल्दो ही इज सर्विंग इन उत्तराखंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेरी स्ट्रेस्ड अप, और वो यही बोलता है कि भाई मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता। वो बता नहीं सकता ना तुम्हें। नहीं नहीं वो, अरे तो फिर फायदा क्या है, मैं नहीं ऐसे एलिगेशन लगाना चाहता ना, बट आई नो हिम पर्सनली फ्रॉम पास्ट 8 to 9 years, एंड ही इज काइंड ऑफ पर्सन जो जब सर से ऊपर पानी जाएगा ना सिर्फ तभी क्लेम करेगा चीज, मतलब अगर उसके साथ 100 हुआ होगा ना तो वो बताएगा 10 ही, ऐसा व्यक्ति है वो। अभी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है कह रहा है चैट जीपीटी, बट प्राइवेटाइजेशन, फुली प्राइवेटाइज केसेस, एयर इंडिया, नीलांचल इस्पेट निगम लिमिटेड, एनआईएल। मतलब आई डोंट सी इट वेरी फार कि भैया जब गवर्नमेंट जॉब बहुत कम हो जाएंगी, जैसे आप फॉरेन की बात करोगे ना, बाहर पे ना लोग गवर्नमेंट जॉब तब करते हैं जब उन पे और कुछ ऑप्शन नहीं बचा होता। सिक्योरिटीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। इंडिया भी अगर वो चीज़ करे ना तो कर सकता है। बाहर के लोगों का कभी ये नहीं होता कि मेरे को बड़े होकर सिविल सर्वेंट बनना है। एग्जैक्टली, तो वही तो ग्रो करना है ना। अब हु आर द पीपल विल, हु आर द पीपल दैट कैन ब्रिंग चेंज? यू जनरेशन, बट यू आर ऑल्सो इन दिस टू इनटू दिस थिंग। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तू घर में बड़ा है छोटा है क्या है, मतलब तेरी फैमिली में छोटा है, सबसे छोटा है, मतलब तेरे ताऊ चाचा भी तो होंगे, सबसे बड़ा है ना। अब तू भी गवर्नमेंट जॉब में लग गया तो तुझे देख के तेरे भाइयों को भी इधर ही धकेला जाएगा। अगर यू सेट अ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू सेट अ एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि हाँ भाई मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में कुछ फोड़ के दिखाता हूँ और गवर्नमेंट जॉब से अच्छा करके दिखाता हूँ, समझ रहा है? तो वो जो एग्जाम्पल ट्रेंड सेटर है वो तुम लोग हो, कि मैं हूँ, मैं तो कर रहा हूँ अपने घर में ट्रेंड सेट। हाँ क्योंकि रिसोर्स, माइंडसेट नहीं, एग्जैक्टली माइंडसेट तो चेंज हो सकता है ना। माइंडसेट आप, यार देखो, इफ यू डोंट चेंज समथिंग नथिंग विल चेंज, बहुत सही बोल के गए हैं गांधी जी। जब तक आप बदलोगे नहीं कुछ नहीं बदलने वाला। और एक इंसान का मैं बड़ा अच्छा मेरे को लगता है कोट था, मुझे याद नहीं आ रहा हु सेड दिस, कि इफ यू फाइंड समथिंग डिस्टर्बिंग ना, सो ईदर स्टैंड अप और चेंज इट, or sit down and study so hard that you go to a certain position where you can change it. Otherwise if you can't change it ना, तब बोलना भी नहीं चाहिए इस चीज, तो वहां तक पहुंचो जहां पहुंचना चाहते हो, देन चेंज इट। लाइक आई हैव शेयर्ड माई प्लान्स, तो मैं उसके लिए मेहनत भी तो करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, गवर्नमेंट जॉब लग गई वेल एंड गुड, नहीं भी लगी तो भी कुछ ऐसा तो कर ही लेना कि तुम सेटिस्फाई रहो भाई, ठीक है? दूसरों की उम्मीदों पे खड़ा उतर पाना कभी नहीं उतर पाओगे, ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ। कुछ कर लेना लाइफ में, यू कांट लिव अप टू दी अदर्स एक्सपेक्टेशन, एंड एवरी बॉय इज ट्राइंग टू डू इट, एंड एवरी गर्ल टेक द बर्डन ऑफ इट, ठीक है? आधा तो तुम यहीं फंसे हो। मैं जब लड़का और लड़की को पढ़ाता हूँ ना, मतलब मैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, साइकी समझ लो यार, एज ए टीचर मैंने तुम लोगों की साइकी पढ़ी है। लड़कों पे प्रेशर नहीं डालोगे, गधे होते हैं, इन पे जब तक डंडा नहीं पड़ेगा सीधे नहीं चलेंगे। लड़कियों पे ऑलरेडी बहुत दबाव होता है तो इनको फ्री छोड़ना चाहिए, तब ये पढ़ती है। अगर इन पे और दबाव डाला ना, ये बेचारी दब के रह जाएंगी। जो फ्री होते हैं ना माइंड से, वो देखना, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल होती है, उनको फिर दबाना पड़ता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है? और मैं ऐसे पूरा डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट अगेन यस, गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करते करते अपने ज़िंदगी की वॉट मत लगवा लेना, क्योंकि इट इज़ अ विशियस साइकिल, यू कांट कम आउट ऑफ इट एवरी ईयर। यू बिलीव कि यार इस साल निकल जाएगा, मैंने ये स्टार्ट करी थी स्टडीज 11th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से करी होंगी
हाँ 12th के बाद कॉलेज गई वनस्थली, बट दिमाग में वही था सिविल सर्विस। वनस्थली सुना सुना लग रहा है, वनस्थली यू राजस्थान में। हाँ यही प्रिपेयर करा और प्राइवेट बीए डाला, नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम। मैं कोचिंग करने बैंगलोर में जॉब ली। कोचिंग के बाद बिल्कुल घर पे आई और एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला, तो मैं बाहर फॉरेन स्टडीज़ करने चली गई एमएससी में, हम्म, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। टाइम निकल गया, कोविड आया, हम्म, फिर अटेम्प्ट नहीं दे पाई, एक के साथ निकल गया। अब आई गेस सिविल सर्विसेज निकल ही गया, अच्छा अब तो नीचे में आ गई, कोई बात नहीं, ये भी अब ठीक तो है। हो ही गया प्रॉब्लम। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि फोकस कि भैया क्या करना है, यू शुड नो। वैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में फोकस नहीं कर पाई, जॉब